तो जो इस वीडियो में हम बात करेंगे फेब्रोस की रीअरेंजमेंट की। इससे पहले हम वीडियो बना सकते हैं क्लेसन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शंस की मैं वीडियो बना चुका हूँ मैकेनिज्म। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फेब्रोस की रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म की। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ पर बेसिक क्या फ्रेमवर्क है, कहाँ पर फेब्रोस की रिएक्शन जाएगी, इसका जो है आपको एकदम से अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। किन के अंदर जाती है ये बिल्कुल पैटर्न कहीं भी छुपा हुआ हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, लेकिन स्टेप्स तो वही रहेंगे। यहाँ पर कुछ भी बना दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है फिर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन मतलब कार्बोनिल के इधर इस साइड में अल्फा पर अगर Cl लगाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये चीज़ जान देख करके कि अल्फा कार्बन पर क्या लगा है, Cl लगा है। क्या हो सकती है, फेब्रोस की रीअरेंजमेंट उसमें हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप बच्चों, इसके अल्फा कार्बन पर अगर हेलोजन रखा है, अगर हेलोजन है और इस साइड में क्या है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर फेब्रोस की रीअरेंजमेंट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत छुपी हुई हो सकती है कहीं पर भी। अगर ये सिस्टम है तो फेब्रोस की रीअरेंजमेंट उसमें हो सकता है। तो उससे बनेगा क्या, रीअरेंज होगा, ये CH2 रीअरेंज होकर जंप करके इधर आ रहा है और कार्बोनिल उधर जा रहा है। कहने का CH2 एस्टर बन जा रहा है। ये अल्फा हेलो कीटोन का क्या बन जा रहा है, एस्टर बन जा रहा है। कैसे जंप कर रहा है ये CH2 यहाँ से यहाँ, ये इसके मैकेनिज्म से हमें पता चलेगा। अगर मैं इसको मान ली लेबलिंग कर दूँ, आइसोटोपिक लेबलिंग 13 C13 लगा दूँ तो C13 हमारा कहीं और से कार्बन है, ये कार्बन जंप करके इधर क्या आया। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कई बार हम क्या कर देते हैं, इनको देखने के लिए यही कार्बन इधर गया है, C13 लगा दिया तो ये कार्बन इधर गया, यहाँ पर आ जाएगा C13। लेबलिंग ये इसकी पहचान के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कार्बन इधर जंप कर रहा है। फेब्रोस की रीअरेंजमेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल में कहीं भी छिपा हो सकता है। किसी तरह का मॉलिक्यूल बना दूँ मैं सपोज, और साथ में क्या ले लूँ, बेस ले लूँ कोई, सपोज साइक्लोहेक्सेनोन में बना दिया मैंने, साइक्लोहेक्सेन में इस तरह से मैं लिख दिया कार्बोनिल और यहाँ पर Cl, यहाँ पर लिख दिया Cl। ठीक है, और तो यहाँ पर भी देखो इस मॉलिक्यूल में भी वही पैटर्न आ गया। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बोनिल के अल्फा पर अगर हेलोजन है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकता है, उसमें ये सेम पैटर्न अगर है, कार्बोनिल के अल्फा पर हेलोजन है, तो आपको क्या करना है, उसको फेब्रोस की रीअरेंजमेंट करना है। और बहुत सारे एग्जांपल्स करने से ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर मैं बेसिक मैकेनिज्म बता रहा हूँ तो आपको एकदम देख लेना है। कार्बोनिल के अल्फा, मेरे से लग रहा है मैं काफ़ी एम्फेसाइज डाल दिया इस चीज़ पर कि कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। तो वहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि फेब्रोस की रीअरेंजमेंट होगा। चलो तो इसकी मैकेनिज्म करते हैं बच्चों। क्या पहले सबस्ट्रेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, PH CH2 CO CH2 Cl, और मैंने लिया बच्चों यहाँ पर बेस। देखो कोई भी एनायन है या ऑक्सीजन एनायन है तो वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो या तो कैसा काम कर सकता है बच्चों, एज ए बेस काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। तो आपको हर स्टेप पे सोचना है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए काम करने के लिए काफ़ी कुछ काम है। क्या, एक बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो क्या क्या काम कर सकता है ये, एज ए बेस तो प्रोटॉन उठा सकता है, यहाँ से प्रोटॉन उठा सकता है, यहाँ से मतलब एसिडी प्रोटॉन उठा सकता है। और हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अल्फा पर, इसके एडजेसेंट पर कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनको उठा सकता है। तो इसके पास दो चॉइस रहते हैं, ये प्रोटॉन भी उठ सकता है, ये प्रोटॉन भी उठ सकता है। दूसरा क्या, ये कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है, या क्या कर सकता है, Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इतने सारे चांसेस इसके पास हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेटर वे में, मतलब सबसे ज़्यादा कम पोटेंशियल मेजर प्रोडक्ट इस तरह के कंपाउंड का क्या बनता है, फेब्रोस की रीअरेंजमेंट होता है। मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, फेब्रोस की रीअरेंजमेंट। देखो एक अगर ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या मैकेनिज्म होगी उससे पहले पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, उससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, फिर बाद में हम लेके चलेंगे कि यही क्यों हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये कार्बोनिल पे अटैक करे तो कार्बोनिल पे अटैक करके देखो RR और C डबल बॉन्ड O
है ना, आर लिख दिया, इसको आर लिख दिया मैंने, और अगर ओ आर ने अटैक किया यहाँ पर तो ये ऊपर जाएगा, ओ निगेटिव ओ आर, फिर क्या करता है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस आएगा तो इसको धक्का देकर निकाल देगा, फिर से रिएक्शन वापस होगी। ठीक है, तो ये कोई खास स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना यहाँ से, क्योंकि रिएक्शन फिर वापस आ जा रही है। तो इसके अटैक करने का कार्बोनिल पर, अगर यहाँ पे आर आर ग्रुप हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो उनको ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये वापस हो गया वही प्रोडक्ट। तो ये कार्बोनिल पर अटैक करने की संभावना, इसकी एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। चलो, ऐसे बच्चों ये क्या कर सकता है, Cl को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन ये करता क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को एसिड बेस रिएक्शंस फास्टर होती हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लियोफाइल अगर सफिशिएंट एसिडिक प्रोटॉन है तो किसको प्रेफरेंस जाता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये कौन सा प्रोटॉन उतारता है, कार्बोनिल का अल्फा प्रोटॉन। कौन से साइड का, जिधर Cl लगा उधर का नहीं, अदर साइड का Cl, अदर साइड का प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेनी है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें भी जाएंगे नहीं कि ये क्यों नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मेमोराइज करना कि जिधर Cl लगा उसके बजाय दूसरी साइड का, एसिडिक दोनों है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कराना है, यहाँ पर कार्बन आयन बना देना है। ठीक है बच्चों, तो कहीं भी प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन तो इक्विलिब्रियम स्टेप रहता है, पीएच फिनाइल सी एनायन CH एनायन CO CH2Cl। अब एनायन बन गया तो फिर से पॉसिबिलिटी हो गई, एनायन बनने से फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एनायन जनरेट हो गया। किसने किया, ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये एनायन जनरेट हो गया। ये एनायन क्या काम करता है, ये फिर से ढूंढेगा, या तो मैं प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लूँ, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लूँ तो क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम, वापस बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, या फिर ये ढूंढेगा को पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। पॉजिटिव ढूंढेगा कहाँ पर अटैक कर रहा हूँ मैं, तो पॉजिटिव इसको अगर विदिन मॉलिक्यूल मिलता है तो बहुत अच्छा है इसके लिए। तो ये जिससे Cl लगा है उस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। तो ये बॉन्ड क्या है, पोलराइज बॉन्ड है। तो एनायन कहाँ पर अटैक करेगा, इस CH2 पर बैक साइड से, और Cl निकल जाएगा। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये अटैक करेगा 180 एंगल से, और ये Cl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन एक की जगह दूसरे का बैठना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन रिएक्शन। ये Cl की जगह इसने कहाँ पर अटैक किया, इस कार्बन पर, और Cl निकल गया। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अब इसका और इसका बॉन्ड बन गया इनके बीच में, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, प्रतिस्थापन रिएक्शन हुई है। कौन सा प्रतिस्थापन रिएक्शन हुई है, SN2 SN1 SN2 में थोड़ा सा एक वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए SN1 और SN2 पे। तो जब ये अटैक कर रहा होता है, सेम ही समय में Cl टूट रहा होता है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है SN2। यहाँ पर SN1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर SN1 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि SN1 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहाँ पर पहले कैटायन बन जा रहा और फिर ये अटैक कर रहा है Cl, है ना। तो SN1 कहाँ पर होती है, SN2 कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पीछे से इसके अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अटैक करके Cl निकल गया तो क्या कंपाउंड बना हमारा, PH फिनाइल CH CO CH2, और ये हमारा बॉन्ड इनके बीच में, दोनों के बीच में बन गया। अब क्योंकि बेस तो पड़ा हुआ है और कंपाउंड जब तक अनस्टेबल है तब तक रिएक्शन होती रहेगी, है ना। जब तक आप लोगों की जॉब ना लगे तब तक आप क्या करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे एग्जाम निकालने के लिए, कोई कंपटीशन निकालने के लिए। ऐसे ये जो सब्सट्रेट यहाँ से बना, जो इंटरमीडिएट ये बना, ये अपने आप में काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन फर्दर जाएगी। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिंग बनी है 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है, काफ़ी स्ट्रेन में है। ये 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, स्ट्रेन में होती है। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती हैं ड्यू टू स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ो उसमें, है ना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये कार्बोनिल काफ़ी रिएक्टिव है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बन गई है रिंग। ये क्या होना चाह रहा है,
ये क्या होना चाह रहा है बच्चों, ओपन अप होना चाह रहा है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, निगेटिव इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, ओ निगेटिव बनेगा है। ये कहाँ पर अटैक करा है, इस कार्बोनिल के कार्बन पर, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना जो अटैक करते हैं इस, और ये कार्बन कहाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच हुआ है, इस कार्बन पर। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, खाली ये और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, तो PH CH CH2 O निगेटिव, और ये OR ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इससे। जैसे कि पिछली वाली वीडियो कोलिजन कंडेंसेशन में अगर ध्यान से पढ़िए तो हमने देखा है कि ये क्या करता है बच्चों, जो ये ऊपर गया है तो वापस बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है, तो बॉन्ड बनाएगा तो इसने तो अटैक, अगर ये वापस निकलेगा तो हम फर्दर बैक चले गए, ठीक है, तो रिवर्सिबल स्टेप हो गया। बट बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी वो फर्दर अटैक कर देगा, वो कौन सा मानेगा, जब तक कुछ ना कुछ आगे प्रोसीड ना हो, क्योंकि ये रिएक्टिव फर्दर अटैक करके फिर इधर आ जाएगा, जब तक कुछ और चीज़ ना बने। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये वापस आएगा तो दूसरा ये बॉन्ड ब्रेक हो या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के वापस जा रहा है तो हम फर्दर वापस चले जा रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हो या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आने के लिए इस कार्बन पे एक वैलेंसी हमें खाली करनी होगी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक करें इस कार्बन पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब ये टूट का आएगा तो कार्बन आयन बनेगा और फिनाइल के अल्फा पर कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, है ना। अदरवाइज हम ये भी बॉन्ड तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ये बॉन्ड ब्रेक किया है इस फिनाइल ग्रुप की वजह से। तो बच्चों देखते हैं क्या बना आगे। इसको एसिड में लिख रहा हूँ, देखो इस कार्बन को लिखा यहाँ पर, ये H लिखा मैंने, ये PH लिखा, और फर्दर ये CH2, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे वो कहाँ पर आ गया, अभी इस कार्बन पर आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये वापस आया है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, नया डबल बॉन्ड आया ये, ठीक है, ये आए हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, ये इधर तोड़ा तो इसका कहाँ पर आ गया एनायन, यहाँ पर निगेटिव चार्ज चला गया और OR। तो बच्चों की यहाँ पर फर्दर एक एनायन बना है इंटरमीडिएट। एनायन क्या करता है, या तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे या फिर किसी कार्बोनिल पर अटैक करे, किसी पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करे। तो क्योंकि यहाँ पर अदर पॉसिबिलिटी है नहीं, ये अपने आप में सफिशिएंट स्टेबल है, तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो एनायन के तो 2 ही काम होते हैं, या तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे या कहीं पर अटैक करे, किसी कार्बन पर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। तो क्या करेगा, ये H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपने आप में ये एक स्टेबल स्पीशीज बन चुकी है, ठीक है। इस तरह से बच्चों क्या बन गया हमारा, हमें एस्टर बन गया। कहाँ से चले थे हम, अल्फा हेलो कीटोन से, PHC, यहाँ पर क्या आ गया, ये H आ गया, H CH2 C डबल बॉन्ड OR। तो बच्चों इस तरह से ये मैकेनिज्म हमारी रही। इसको 2-3 बार देखो, आपको ये समझ में आ जाएगी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो, किस तरह से रीअरेंज हो रहा है। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप you understand the mechanism. Thank you.